हेलो बच्चों, तो स्वागत है साइंस कंजुगेट में। बेसिकली आज अपन लाए हैं आवर इन्वायरमेंट के PYQs और सैम्पल क्वेश्चन प्रैक्टिस, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉप 5 क्वेश्चन है जो आपकी तैयारी को और अच्छा कर सकेगा। राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ फूड चेन, पहला क्वेश्चन मांग रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिग्निफिकेंस पूछिए फूड चेन का, मतलब ये हमें कहाँ कहाँ हेल्प करती है। तो बेसिकली फूड चेन होता क्या है वो अपन डिस्कस करेंगे और इसकी सिग्निफिकेंस देखेंगे। तो फूड चेन की सिग्निफिकेंस अगर देखें तो इट हेल्प अंडरस्टैंड द इट हेल्प अंडरस्टैंड, ये हमें बताती है कि कौन किसको खा रहा है। जैसे एक फूड चेन छोटी सी ले लें अपन, तो पहला अपन कौन हुआ, प्लांट हुए। प्लांट्स को कौन खाता है, डियर खाता है। इस डियर को कौन लेगा, लायन लेगा। तो ये क्या एक फूड चेन है जिसमें हमें पता चल रहा है हु ईट हूम। प्लांट को किसने खाया, डियर ने खाया। डियर को किसने खाया, लायन ने खाया। तो इट हेल्प अंडरस्टैंड द हु ईट्स हूम, कौन किसको खाता है। ये पहला पॉइंट हुआ। सेकंड पॉइंट हुआ कि यहाँ से जो प्लांट्स की एनर्जी थी, अपन ने पढ़ा था 10% लॉ में, वो भी मैं लाऊंगा आगे। तो वो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी भी हमें इससे पता चल रहा है। तो जो इसकी एनर्जी थी वो कहीं ना कहीं इस पे गई 10%, और जो डियर की 10% एनर्जी थी वो कहीं ना कहीं कहाँ पर गई, लाइन पे गई। बात समझ में आया। तो इट हेल्प अंडरस्टैंड द फ्लो ऑफ एनर्जी। ये फ्लो ऑफ एनर्जी हमें बता रहा है कि कहाँ से कहाँ को जाएगी, कहाँ नहीं। बात समझ में आया। एक इंपॉर्टेंट फूड चेन आपकी सिलेबस में जरूर दी जाती है एक्वाटिक एनिमल्स की। तो आइए देखते हैं पहले एक्वाटिक एनिमल्स की एक फूड चेन देख लो। अभी मैं थर्ड पॉइंट करा रहा हूँ, एक्वाटिक एनिमल की फूड चेन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, CBSE में और पूछी जाती है। तो पहले यहाँ पर होता है हमारे पास एल्गी। ये एल्गी होता है फाइटोप्लांट, ऐसा प्लांट जो कहाँ रहता है, कहाँ रहता है फाइटोप्लांट्स। हमारा ऐसा प्लांट जो कहाँ रहता है, एक्वाटिक, मतलब रिवर वगैरह में रहता है, पानी में रहता है। सेकंड है हमारा प्रोटोजा, ऐसा इसको बोलेंगे अपन जू प्लांक्टन एनिमल, जो किसको खा रहा है, किसको खा रहा है, इस एल्गी को खा रहा है। बात समझ में, जू प्लांक्टन बोल सकते हैं इसको, प्लांट्स नहीं, जू प्लांक्टन। ओके ठीक। फिर ये खाएगा, प्रोटोजा को कौन खाएगा, स्मॉल फिश। फिर स्मॉल फिश को कौन खाएगा, बिग फिश। तो ये एक फूड चेन थी एक्वाटिक एनिमल में, जिसमें ट्रांसमिशन हो रहा है किसका, फ्लो ऑफ एनर्जी का। सेकंड ये बताती है इट हेल्प अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म, साथ साथ मत उतारना, बाद में उतार देना। मैकेनिज्म ऑफ बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। अब ये क्या है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, मैंने कहा ना, मैं इसके अंदर के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आपसे, ये 5 क्वेश्चन तो हैं, इसके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। जैसे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ गया, एक ये क्वेश्चन। अब बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है, ये 3 इसके आंसर हो गए। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन होता है सक्सेसिव द पेस्टिसाइड्स। जैसे प्लांट पर कोई पेस्टिसाइड डाला किसी फार्मर ने, किसी ने भी, तो जब इस पर पेस्टिसाइड डालेगा तो पेस्टिसाइड्स कहीं ना कहीं डियर के फूड में भी वो पेस्टिसाइड्स पहुंच जाएगा। और जो पेस्टिसाइड्स डियर के अंदर डेवलप्ड हो रहा है कुछ और प्लांट खा करके या कुछ उसकी मैकेनिज्म के कारण, वो पेस्टिसाइड्स मतलब केमिकल्स जो केमिकल्स प्लांट में बने वो डियर में गए, जो डियर के अंदर बने वो कहाँ गए, लॉइन पे गए। तो यहाँ सक्सेसिव इंक्रीजमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है, सक्सेसिव इंक्रीजमेंट किसका, पेस्टिसाइड मतलब केमिकल्स का सक्सेसिव इंक्रीजमेंट हो रहा है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बात समझ में आया, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो क्वेश्चन आता है यहाँ से 1 नंबर का या 2 नंबर का कि प्लांट और डियर और लाइन में सबसे ज्यादा बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहाँ होगी, हमारी बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहाँ होगी, लाइन पर होगी। क्यों, क्योंकि ये सबका केमिकल्स खा रहा है, प्लांट का भी खा रहा है, डियर का भी केमिकल्स खा रहा है, सबका केमिकल्स खा रहा है। तो इस कारण बस जो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, केमिकल की जो पावर होगी वो सबसे ज्यादा कहाँ होगी, लाइन पर। और यहां देखी जाए तो बिग फिश पर होगी। बात समझ में आई, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो इस क्वेश्चन से अपन ने 3-4 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। फटाफट से सेकंड देखेंगे, व्हाट इज द रोल ऑफ डिकम्पोजर इन इकोसिस्टम। रोल पूछा है किसका, डिकम्पोजर का इकोसिस्टम में। तो फटाफट से देखो सॉल्यूशन। सेकंड, डिकम्पोजर का रोल्स क्या हो सकता है। तो डिकम्पोजर्स मेनली जो होते हैं हमारे जितने भी
कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं, कोई भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हुआ, जैसे लाइन हो गया हमारा, ये लाइन मर गया, इस लाइन को आगे, जैसे ये कहाँ गया, कोई फॉरेस्ट में खत्म हो गया, ये डेड हो गया, खत्म हो गया, इसको कोई बाई चांस बीमारी से मर गए, तो ये पड़ा रहेगा लाइन, और जब ये लाइन पड़ा रहेगा तो इस पर ये क्या लगी है, सॉइल पर पड़ा रहेगा, तो सॉइल के अंदर कहीं ना कहीं या आसपास से कहीं ना कहीं इस पर क्या काम करेंगे, डिकम्पोजर्स। ये लाइन है, ये लाइन बना होगा बहुत सारे ऑर्गेनिम्स पे, मतलब एक ही ऑर्गेनिम्स है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें होंगी, मतलब उसको कॉम्प्लेक्सिटी बोल देंगे। तो ये जो डिकम्पोजर्स है, ये क्या काम करेगा, इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। ओके, तो पहला रोल हुआ, इट इज क्लीजनिंग एजेंट ऑफ इकोसिस्टम। क्लीजनिंग एजेंट, ये कैसे क्लीजनिंग एजेंट है, क्लीजनिंग एजेंट तो हमारा सरफ साबुन होता है, लेकिन ये भी है, जैसे फॉरेस्ट में ये लाइन की डेड हो गया, लाइन खत्म हो गया, अब इसकी सफाई कौन करेगा, वहां से हटाएगा कौन, बदबू आएगी, तो ये डिकम्पोजर जो होंगे वो उसको क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे, किसकी फॉर्म में, सिंपलर फॉर्म में, जो कि बाद में डिसोसिएट हो सकती है। मतलब पहला काम क्या हुआ, इट इज क्लीजिंग एजेंट। क्लीजिंग एजेंट क्यों है, क्योंकि ये बड़ी बड़ी फॉर्म को छोटे छोटे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। बात समझ में आया। सेकंड, इट इज कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपल सब्सटेंस। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को किस में कन्वर्ट कर रहा है, सिंपल सब्सटेंस में कर रहा है। जब ये कॉम्प्लेक्स को सिंपल में करेगा, इमेजिन करो इस पर डिकम्पोजर लगे, तो ये सॉइल पर कहीं ना कहीं इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होंगे, इस शेर के अंदर, इस लाइन के अंदर, ये इसकी पूछ, इसके अंदर क्या होंगे, न्यूट्रिएंट्स होंगे, वो न्यूट्रिएंट्स कहीं ना कहीं सॉइल के अंदर चले जाएंगे। जब इस सॉइल के अंदर चले जाएंगे तो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाएंगे। क्या बढ़ाएंगे, सॉइल की फर्टिलिटी। तो मैं यहाँ से ये लिखूंगा, इट कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपल सब्सटेंस एंड इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। ठीक है ना, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। अब जब ये फर्टिलिटी सॉइल की बढ़ा रहा है तो ये क्या हुआ, ये फर्टिलिटी सॉइल की बढ़ा रहा है तो ये क्या हुआ, इट इज द फ्रेंड ऑफ, ये कौन हुआ, इट इज द फ्रेंड ऑफ, ये लिखना जरूरी नहीं, इट इज द फ्रेंड ऑफ फार्मर। ये फार्मर का कौन हुआ, फ्रेंड हुआ, क्योंकि ये सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ा रहा है। दो लिखना सफिशिएंट है, इसको आप यहीं लिख सकते हैं दूसरे वाले पॉइंट के नीचे से। तो इट इज फ्रेंड ऑफ फार्मर्स बिकॉज ये सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ा रहा है, कि वहां पर जो भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, कोई डेड ऑर्गेनिम्स है, उसको क्या कर रहा है, फीड कर रहा है, खा रहा है, और उसको छोटी छोटी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। बात समझ में आया। इस थर्ड पॉइंट को हम यहाँ लिख सकते हैं, तीन ही पॉइंट कंपलसरी होते हैं। तो फटाफट से अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 तक, इसको नोट डाउन करेंगे। तो क्वेश्चन 3 कह रहा है, व्हाट इज ओजोन, ओजोन क्या होता है। तो यहां से क्वेश्चन बनता है, ओजोन, आ जाते हैं, ओजोन का जो फॉर्मूला होता है O3 होता है। ये ऑक्सीजन का एलोट्रॉप होता है। कौन होता है, ऑक्सीजन का एलोट्रॉप। बात समझ में आया। एलोट्रॉपी क्या होता है ये हम कार्बन वाले चैप्टर्स में देखेंगे और बढ़िया तरीके से देखेंगे, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन का क्या होता है, एलोट्रॉप होता है। देखो ऑक्सीजन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है O2। अब क्या होता है, ओजोन बनता कैसे, तो ओजोन क्या है, O3 मॉलिक्यूल्स है, और ये कौन है, ऑक्सीजन का एलोट्रॉप। तो ओजोन इज द एलोट्रॉप ऑफ ऑक्सीजन इन विच देयर आर 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन। बात समझ में आई, हो गया ओजोन की डेफिनेशन। अभी बनता कैसे, हाउ इट इज फॉर्म, बनता कैसे, ध्यान से देखो। O2 जो मॉलिक्यूल्स होता है वो एटमॉस्फेयर में होता है, हमारे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एटमॉस्फेयर में। अब ये O2 के मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हो जाते हैं, टूट जाते हैं। जैसे ये O2 का मॉलिक्यूल्स है, कभी इस पर यूवी रेज पड़ गई, यूवी रेज मतलब जो सन से रेज निकल रही हैं एटमॉस्फेयर में, ऑक्सीजन पर सन से आने वाली रेज पड़ गई, तो ये यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, इसको क्या कर देंगे, डिसोसिएट कर देंगे दो फॉर्म में, O प्लस O। अब ये कैसा था, डाई एटमिक था, ओके। अब ये कौन था, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स।
ये क्या है बेटा, फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं अपन किसकी, ओजोन की, फॉर्मेशन ऑफ ओजोन। कहीं कहीं ओजोन लेयर भी देख लेंगे अपन, तो इसको ओजोन लेयर भी बोल देंगे, लेयर अभी देखेंगे क्या होता है। बस अभी लिख लेता हूँ फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर। जो डाई एटमिक था किसका, ऑक्सीजन का, जब यूवी रेज इस पर पड़ी तो ये डिसोसिएट हो गया O प्लस O में, मतलब ये क्या बन गया, मोनो एटमिक, सिंपल एक एटम किसका, ऑक्सीजन का। ये कैसा होता, वेरी रिएक्टिव, वेरी रिएक्टिव रहता है, एक्टिव रहता है, रिएक्टिव रहता है। बात समझ में आया। तो O2 टूट गया O प्लस O में, अब यहीं से ये O मॉलिक्यूल्स एक और O2 के मॉलिक्यूल से मिल गया। यहाँ से जो टूटे मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे O मॉलिक्यूल्स टूटे, लेकिन कुछ नहीं टूट पाए O2। तो जो टूटे थे और जो टूटे नहीं थे वो दोनों आपस में रिएक्ट हो गए, और ये कैसा हुआ है, बहुत रिएक्टिव। तो इसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना लिया, O3, इसी को क्या बोलते हैं अपन, ओजोन। क्या बोल देते हैं, ओजोन। ये ऐसे फॉर्म्ड होती है, रिएक्शन आती है, ये दोनों रिएक्शन लिखना कंपलसरी होता है, यहाँ यूवी रेज लिखना कंपलसरी होता है, ओके ना। कहीं कहीं यूवी रेज की जगह ऐसे कुछ शो कर देते हैं, सन की डायरेक्शन, सन की सन रेज को, लेकिन आप यूवी रेज लिख दीजिए। ये क्या हो गई, हाउ इट इज फॉर्म्ड। अब क्या होता है, सन की जो हार्मफुल रेज होती हैं, यूवी रेज, इनसे बचने के लिए अर्थ के एटमॉस्फेयर में, अर्थ के एटमॉस्फेयर में एक लेयर है, ये अर्थ है, तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में क्या है, लेयर है, वो किसकी लेयर है, ओजोन की लेयर है। कौन से एटमॉस्फेयर में है, एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से, तो स्ट्रेटोस्फेयर में है। कहाँ है, स्ट्रेटोस्फेयर में। स्पेलिंग एक बार आप देख लेना, स्ट्रेटोस्फेयर में, जो अर्थ से करीबन शायद 20 से 10 किलोमीटर ऊपर है, या 20 से 25 किलोमीटर ऊपर होगा, ठीक है ना। ये ना याद रखो, बस स्ट्रेटोस्फेयर में है, तीसरा स्फीयर होता है। तो ये ओजोन लेयर वहाँ पर है, जो कि इन्हीं O3 मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है। किस प्रकार, ये जैसे ये अर्थ है, ये बहुत सारे O3 मॉलिक्यूल्स हैं जो अर्थ को चारों तरफ से क्या कर लिया, घेर लिया। O3 मॉलिक्यूल अर्थ को चारों तरफ से घेर लिया, अर्थ को चारों तरफ से घेर लिया, अर्थ को चारों तरफ से घेर लिया। अब ये क्या है, सन है, ये क्या है, सन है। तो सन क्या करता है, जब अगर O3 मॉलिक्यूल्स की लेयर ना होती, ओजोन लेयर नहीं होती, तो डायरेक्ट सनरेज इसकी पड़ती है इस पर, किस पर, अर्थ के, अर्थ पर पड़ती, अर्थ की लेयर पर पड़ती, तो इससे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इसको अभी देखेंगे क्या हो सकता है। तो ये क्या कर रहा है, ये O3 मॉलिक्यूल्स पर रेस पड़ती है, ओके ना। कौन सी रेस पड़ती है, यूवी रेस। इससे अर्थ का टेम्परेचर तो बढ़ जाता है, लेकिन सफिशिएंट अमाउंट तक बढ़ता है, जिससे कि उसको बहुत सारी डिसीज से हमें बचा रहा है। तो क्वेश्चन यहाँ से पहला बन गया हमारा कि एक व्हाट इज ओजोन, हाउ इट इज फॉर्म, ये हमने लिख लिया, ये आपने उतार लिया होगा। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कि भाई ये क्या इंपॉर्टेंस दे रही है। तो इंपॉर्टेंस ये है कि भाई इट इज प्रोटेक्ट द हार्मफुल सन रेज जो हैं हार्मफुल, उनसे क्या कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है। यूवी रेस लिख सकती है, अल्ट्रावायलेट रेस, यूवी रेस से क्या कर रही है, हार्मफुल कर रही है, मतलब उससे बचा रही है। जो यूवी रेस हार्मफुल रेज है उनसे क्या कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है। बात समझ में आया। और कहाँ भैया, स्ट्रेटोस्फीयर में, अर्थ के। अब क्वेश्चन नेक्स्ट बनता है, हाउ इट इज डिप्लीटेड, हाउ इट इज डिप्लीटेड, और क्या होगा अगर डिप्लीट हो जाती है तो क्या होगा, व्हाट हैपन, ठीक है ना। तो इट इज प्रोटेक्ट, अब मान के चलो ये O3 यहाँ से हटने लगे, अब इनको हटाने वाला कौन है, इनके हटाने वाला कौन सा दबंग है, वो इसको हटा सकता है, कौन सा प्राणी जीव है वो इसको हटा सकता है। तो एक प्राणी जीव है जिनका हम रोज यूज करते हैं, उसको बोलते हैं CFC, फ्लोरोकार्बन्स। अब ये नाम से ही हमें दिक्कत देने लगा, लेकिन नाम नहीं याद, दिक्कत नहीं देना चाहिए। फ्लोरोकार्बन्स ये मिलता है हमें कहाँ से, अपने रेफ्रिजरेटर से, फ्रिज से, फायर एक्सटिंग्विशर से, एरोसोल से जो हम लगाते हैं खुशबू के लिए, ठीक है ना, यहाँ से मिलता है। और ये हर किसी से रिएक्ट नहीं करता, इसकी बातचीत हर किसी से नहीं होती है, ये बातचीत किसी से नहीं करता, और ये सीधा धीरे राइज होता जाता, ऊपर जाता जाता अर्थ के एटमॉस्फेयर में। और इसका कनेक्शन CFC का जो कनेक्शन है वो किससे होता है, क्योंकि इसमें क्लोरीन आ रहा है।
ठीक है ना। तो इसका जो कनेक्शन होता है वो O3 से कनेक्शन होता है, और जैसे ही यहाँ से CFC निकली, आपने फ्रिज से CFC निकली और वो जा करके यहाँ जाके इसको डिप्लीट कर देगी, यहाँ हटा देगी जो O3 के मॉलिक्यूल्स थे। जैसे इसको इस ध्यान से समझो, यहाँ से CFC गई, अर्थ के एटमॉस्फेयर से जा रही है, और यहाँ जो O3 के मॉलिक्यूल्स थे उसमें क्या कर रही है, होल कर रही है। क्या बना रही है, ओजोन होल बना रही है, ओजोन होल बना रही है। इससे क्या हुई, वो डिप्लीट हो गई, हट गई वहाँ से। हटने के कारण जो सन रेज हैं वो, जैसे सन रेज हैं तो उस तरफ से अर्थ पे आ सकती है, उस तरफ से क्या हो सकती है, अर्थ पे आ सकती है। अभी डिप्लीट कैसे हो रही है, क्वेश्चन समझ में आ गया। डिप्लीट किससे हो रही है, विद द हेल्प ऑफ वो बाय द गैस ऑफ CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। कहाँ से निकलती है, रेफ्रिजरेटर, फायर एक्सटिंग्विशर, एरोसोल से निकलती है, ETC डाल सकते हैं यहाँ से। जब यहाँ से निकल रही है तो इससे क्या हुआ, ये प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, यहाँ ओजोन होल बना रही है। क्या बना रही है, ओजोन होल। जब जैसे ही ये ओजोन होल बना देगी तो वहाँ से सन रेज आएंगी और क्या कर सकती हैं, इफ ओजोन होल अकर, अगर ओजोन होल हो जाता है तो क्या होगा, या ओजोन होल टेक्स प्लेस, तो क्या होगा, पहला तो ये होगा कि जो हार्मफुल रेज हैं वो सन पे आएंगे, वो अर्थ पे आएंगी सन की। तो जब आएंगे तो हमें क्या देंगे, बीमारियां देंगी बहुत सारी, तो कैटरैक्ट, मोतियाबिंद हो सकता है हमें। सेकंड, टू लो द इम्यूनी सिस्टम, इम्यूनी सिस्टम लो हो जाएगा हमारा। थर्ड, कहीं हुआ है ये ओजोन होल, हाँ भाई अंटार्कटिका में हुआ, अंटार्कटिका। इससे क्या हो जाएगा, एसिड रेन आ जाएगी, क्या आ जाएगी, एसिड, कैटरैक्ट की बीमारी हो गई। टू लो इम्यूनी सिस्टम हो गया हमारा, और एसिड रेन की बीमारी हो गई। एसिड रेन की बीमारी नहीं, एसिड रेन गिरने लगेगी, जो अर्थ जो उसका pH है किसका, रेन वाटर का, वो गिर जाएगा, और लेस देन 5.5 हो जाएगा। लेस देन कितना है, 5.5। बीमारी नहीं होती एसिड रेन, जब अर्थ का एटमोस्फेयर का जो वो अर्थ का जो रेन गिर रही है उसका pH, ठीक है ना, वो गिर जाएगा, वो कितना हो जाएगा, लेस देन 5.5। अब वो क्यों गिर रहा है, उसका रीज़न आपने पढ़ा होगा। यहाँ से जो SO2 है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, NO2 गैसेज हैं, ये रिएक्ट कर जाती हैं वाटर के साथ और कुछ हार्मफुल एसिड बनाती है, जैसे H2SO4, HNO3, ठीक है ना, और ये जा करके गिरती हैं फिर। तो कैटरैक्ट बीमारी हो सकती है, लो इम्यूनी सिस्टम हो सकता है, एसिड रेन हो सकता है। ये तीन मेनली बीमारी हैं अगर ये डिप्लीट हो जाता है। मतलब इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें दिखा ही नहीं है, दिखा होगा बेटा, आपको जरूर दिखा होगा, तो ध्यान से समझो इस चीज़ को। अब कुछ सरकार ने कुछ किया, तो ये सारा काम 1980 में दिखा था। 1980 में ये काम हो रहा है, ओजोन होल की स्टडी की गई, इसका पता चलाया गया यूज़ कि भाई कैसे क्या काम कर सकता है। ये ओजोन होल के बारे में 1980 के बारे में पता चला 1980 में। और 1986 में एक लॉ आ गया 986 में। तो मैंने ये क्वेश्चन नहीं कराया पूरा, मैंने इसमें 5-6 क्वेश्चन ऐड करा दिए आपके, तो बहुत फ़ायदा हो गया आपका। 1986 में एक लॉ आया जिसने कहा भाई जो हमें रेफ्रिजरेटर यूज़ कर रहे हैं वो CFC फ्री यूज़ करें। तो लॉ का नाम था UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। ओके, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, जिसने 1986 में एक फंडामेंटल बनाया कि जितने भी आप रेफ्रिजरेटर बनाओगे वो कैसे बनाओगे, CFC पे। बात समझ में आया? तो इससे 5 क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए, तो ये बोर्ड में इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन, व्हाट इज गार्बेज एंड राइट द मेथड ऑफ मैनेज द गार्बेज। तो मैनली देखते हैं व्हाट इज गार्बेज क्या है। गार्बेज क्या होता है, कूड़ा कचरा, वेस्ट। तो ये क्या एक तरीका वेस्ट जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है। वेस्ट मतलब यूजफुल नहीं है। वेस्ट फ्रॉम हाउस होल्ड, हमारे घरों से आने वाला, और इंडस्ट्रियल वेस्ट, और एग्रीकल्चर वेस्ट, एक्सेट्रा। इसी को क्या बोल देते हैं अपन, गार्बेज, इज कॉल्ड गार्बेज बोल देते हैं। राइट मेथड, ये क्वेश्चन जरूर आता है। 4 मेथड बताने, कितने बताने, राइट मेथड टू मैनेज द गार्बेज। में गार्बेज जो आया है
उसको मैनेज कैसे करेंगे। अब गार्बेज हर प्रकार का आएगा, सॉलिड भी आएगा, लिक्विड भी आएगा और गैस भी आएगा। उसको कैसे तरीके से आप मेजर करेंगे। पहला मेथड, तो मेथड टू मैनेज द गार्बेज। तो गार्बेज की डेफिनेशन पहले हो गई, अब ये हो गया। इस कॉल्ड इज नोन एज गार्बेज लिख सकते हो, ओके ना, ठीक। तो पहला जो है वो है बेटा पहला है रीसाइकिल। तो रीसाइकिल मेथड है जिससे हम जो हमारे प्लास्टिक के बर्तन हैं, ठीक है ना, मेनली उनको क्या कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं, अगेन उसका यूज़ कर सकते हैं। तो इससे जो गार्बेज बनना है वो कम होगा, उसकी मिनिमाइजेशन हो जाएगी। बात समझ में आया। सेकंड, सीवेज ट्रीटमेंट। तो आप देखते हो कि जो पानी है उसकी प्रॉपर रास्ता देना, ठीक है ना, और जो भी वेस्ट निकल रहा है, लिक्विड वेस्ट, उसको इकट्ठा कर करके उसमें से जो अनयूजफुल चीज़ें हैं, टॉक्सिक चीज़ें हैं, उनको निकालना। ओके, मैं ये लिखवा नहीं रहा हूँ, ये आप समझ सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन लिखने के लिए नहीं बोलेगा, बस वो मेथड पूछेगा आपसे, मेथड के नाम बताने। तो फिर वो जो अनफुल यूजफुल है, बॉडी के लिए यूज़ नहीं है, तो उसको हटाना और उसका फिर दोबारा से यूज़ करना, सीवेज ट्रीटमेंट। थर्ड हमारा लैंडफिल, डंपिंग ऑफ गार्बेज। जो गार्बेज है उसको एक जगह इकट्ठा करना, ठीक है ना। जो दूसरा गार्बेज है हॉस्पिटल वेस्ट है, हाउस होल्ड वेस्ट है, इनको अलग रखना, ये लैंड में अपन देखते हैं। फोर्थ जो आता है वो आता है अपना इंसीनियर्सर। इसमें क्या होता है, इसमें हाई टेम्परेचर पर सॉलिड वेस्ट को, सॉलिड वेस्ट, ठीक है ना, उसको हाई टेम्परेचर पर, एट हाई टेम्परेचर पर उसको एस में कन्वर्ट किया जाता है। एस मतलब राख में। सॉलिड वेस्ट को एट हाई टेम्परेचर पर, एक मशीन होती है इंसिएटर, उसमें इसको रखा जाता है और प्रॉपर अमाउंट में हीट दी जाती है, तो सॉलिड वेस्ट उसमें से एस में कन्वर्ट हो जाता है। और ठीक है ना, जैसे हॉस्पिटल वेस्ट होता है उसको थोड़ा अलग रखना पड़ता है। तो जितने भी वेस्ट प्रकार होते हैं तो उनको एस में कन्वर्ट करना, राख में कन्वर्ट करना, फिर आगे डिजॉल्व जो भी करना हो तो वो हम इंसिएशन की मदद से करते हैं। तो 4 मेथड है, वो 4 ही मेथड आपसे करवाएगा। पहला रिसाइकिल, सीवेज ट्रीटमेंट, लैंडफिल और इंसिएशन। और 4 मेथड हो गए। गार्बेज हो गया, गार्बेज क्या होता है ये अपन ने देखा। नेक्स्ट सच टाइप का क्वेश्चन आपको फिगर के तौर पर दिख रहा होगा, 5वें नंबर का क्वेश्चन। तो ये देखते हैं, फटाफट से इसको उतारिए। तो आइए देख लेते हैं 5वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो ये प्लांट है, ये डियर है, ये लाइन है। डायग्राम इसका बड़ा था तो मैंने इसको गोले में कर दिया, लेकिन समझोगे आप पूरी तरीके से। ये कुछ यहाँ पर आपको 2 एरोज दिखा रहा है, एक हॉरिजॉन्टल एरो है, हॉरिजॉन्टल एरोज। इसमें भी 3-4 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, तो अच्छी तरीके से देखना। हॉरिजॉन्टल एरो, सेकंड है वर्टिकल एरो, 2 दिख रहे हैं आपको। हॉरिजॉन्टल एरो कौन से, ए बी, और वर्टिकल एरो ऊपर वाले पी क्यू आर। अब पूछ रहा है मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर बताओ। मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर, पहले तो एनर्जी ट्रांसफर कहाँ से हो रही है, तो ध्यान रखना हॉरिजॉन्टल एरो जो है वो एनर्जी ट्रांसफर दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, एनर्जी ट्रांसफर, कि कैसे ट्रांसफर हो रही है। जानते हैं 10% लॉस एनर्जी ट्रांसफर होती है। जो प्लांट है वो उसको 10% एनर्जी देगा, फिर डियर है जो अपनी 10% एनर्जी देगा, सिंपल देगा। अगर मान के चलो इस पर 1000 जूल है, ठीक है ना, तो इसका 10% ये इसको कितना देगा, लगभग 100 जूल दे देगा। ओके, बात समझ में आया, ठीक। 100 जूल ये है तो ये इसको कितना दे देगा, 10 जूल दे देगा। ओके ना, बात समझ में आया। तो इस पर 1000 जूल है, ऐसी ये किसको दे रहा है, इसको दे रहा है। तो 10% के अलॉन्ग एनर्जी बचा कर रखते हैं दूसरे ऑर्गेनिम्स के लिए। तो जो हॉरिजॉन्टल एरो है वो एनर्जी ट्रांसफर दिखा रहा है, और जो वर्टिकल एरो है ये एनर्जी लॉस दिखा रहा है। तो आप देख पा रहे हो कि सबसे ज्यादा एनर्जी 1000 जूल किस पे है, प्लांट पे है। तो क्वेश्चन पूछा मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर, तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर कहाँ होगी, ए में। क्यों, क्योंकि 1000 जूल इसी पे है, तो सबसे ज्यादा जो भी एनर्जी जाएगी वो इसी से ही जाएगी।
इसमें तो कितनी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, 1000 से 10 गया है, या वो सॉरी 100 से 10 गया है, या 1000 से 100 गया। बात समझ में आया? ओके, अगर डिफरेंस देखोगे तो यहाँ 900 का जूल का आ रहा है या 90 जूल का आ रहा है, तो डिफरेंस भी यहाँ ज़्यादा आ रहा है। तो आप पहले क्वेश्चन का आंसर दोगे मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर कहाँ हो रहा है, ए। रीजन पूछेगा तो बिकॉज प्लांट हैज लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी। ओके, लिखना चाहो तो ये प्रोड्यूसर है। कौन है ये? प्रोड्यूसर। यही फर्स्ट टॉपिक लेवल में आता है। और हाँ, टॉपिक लेवल बनाने को आ जाएगा कभी तो बना सकते हो, ठीक है ना। फर्स्ट पे कौन आएगा? नीचे से बनाया जाता है, ये पिरामिड है, ये प्लांट्स है, फिर उसके ऊपर कौन आया? डियर आया, फिर उसके ऊपर कौन आया? लाइन आया। ओके ना, फिर आगे ऊपर होता है तो वैसा होगा नहीं, लाइन को कौन कहेगा, ठीक है ना। इसको इतना ही रहने दो, ठीक है ना, हो सकता है 4, ठीक है, ठीक। ओके, तो ये पिरामिड है। तो बिकॉज प्लांट हैज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, इस वजह से मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर जो होगा वो ए पॉइंट पे होगा। सेकंड पूछा है मिनिमम एनर्जी लॉस, सबसे ज़्यादा एनर्जी लॉस कहाँ होगा? तो मैंने बताया था जो वर्टिकल कॉलम है वो हेरिजन क्या दिखा रहे हैं अपन को? एनर्जी लॉस। कहाँ एनर्जी ज़्यादा लॉस हो रहा है? तो सिंपल एनर्जी लॉस जो दिख रहा होगा, मिनिमम पूछा है, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी लॉस अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा उसी पे तो होगा जिस पे ज़्यादा एनर्जी लॉस होगा, जिस पे ज़्यादा एनर्जी होगी। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी लॉस, जो सबसे ज़्यादा एनर्जी लॉस करेगा वो वही तो करेगा जिसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी। तो कौन है भैया? प्लांट। तो प्लांट सबसे ज़्यादा एनर्जी लॉस भी करेगा और सबसे ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफर भी करेगा। ध्यान से देखो, प्लांट के पास वाले जितनी भी चेनें आएंगी, ये वाली और ये वाली, मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर बोला तो ए पॉइंट, बिकॉज दे हैव लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब वो बोल रहा है मिनिमम एनर्जी लॉस, तब भी पी पॉइंट है, क्योंकि पी पर तब सॉरी मैक्सिमम है, यहाँ मिनिमम की जगह पहले मैक्सिमम लिख लो। कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज हो गए तो दिक्कत हो जाएगी। मैक्सिमम एनर्जी लॉस क्या पूछ रहा है? मैक्सिमम एनर्जी लॉस, सबसे ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफर कहाँ हो रहा है? ए पॉइंट पर। लेकिन सबसे ज़्यादा एनर्जी लॉस कहाँ होगा? अरे भैया, जब एनर्जी जिस पे ज़्यादा होगा वही तो कर पाएगा। तो मैक्सिमम एनर्जी लॉस कौन करेगा? पी पॉइंट करेगा। कौन करेगा? पी वाला एरो शो करेगा। वाई? क्योंकि वो प्लांट के पास है, प्लांट हैज लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी। यहाँ प्लांट का सिक्का चलता है। अगर वो पूछता मिनिमम एनर्जी लॉस, सबसे कम एनर्जी लॉस का होगा, तो भैया जब लाइन पर कम एनर्जी है तो वो कम एनर्जी लॉस करेगा, तो सिंपल आर पॉइंट हो जाएगा। कौन हो जाएगा? आर। ओके, मैक्सिमम एनर्जी जो हो गया मैक्सिमम एनर्जी, ठीक है। मिनिमम एनर्जी ट्रांसफर, मिनिमम एनर्जी डिफरेंस देख लिया होगा, बी पॉइंट हो जाएगा। यही तो ट्रांसफर हो रहा है तो बी पॉइंट हो जाएगा, सिंपल, ठीक है ना, क्योंकि ए में तो मैक्सिमम हो रहा है तो मिनिमम यही होगा। अब वो पूछ सकता है मैक्सिमम बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहाँ है? मैक्सिमम बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन वो ये नहीं पूछेगा कौन से एरो में, वो पूछ सकता है कौन सी ट्रॉपिक लेवल में। मैक्सिमम बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, शुरुआत में लेक्चर में मैंने बताया था क्या होता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। मैंने बताया था सक्सेसिव इंक्रीजमेंट ऑफ केमिकल्स, सक्सेसिव इंक्रीजमेंट जो केमिकल प्लांट पे होगा, वो प्लांट के अंदर जब डियर ने खाया होगा प्लांट को, ठीक है, तो डियर में वो चला गया, फिर डियर को किसने खाया? लाइन में। तो लाइन जो डियर में केमिकल था वो लाइन में चला गया, तो सबसे ज़्यादा जो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन होगी वो कहाँ होगी? लाइन में, बिकॉज दे आर द बोल सकते हैं ये कैसा कहलाएगा? फर्स्ट ट्रॉपिक लेके सेकंड ट्रॉपिक लेके थर्ड ट्रॉपिक लेवल कहलाएगा, बिकॉज दे हैव लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी। वो क्या कर रहा हूँ? लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ केमिकल्स, उस पर क्या होंगे? लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ केमिकल्स होंगे, ठीक है ना, जो प्लांट्स के भी होंगे, डियर के भी होंगे। बात समझ में आया? तो मेरे हिसाब से ये आपको बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। तो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो प्लेलिस्ट को चेक कीजिए।